हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को पता है कि हम डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे थे, डेरिवेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैराथियोडोरी थ्योरम्स। इस टॉपिक को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अगर टाइम बचता है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोन फंक्शन और इसी वीडियो में हम कवर करेंगे, अगर टाइम बचा तो, ठीक है। नहीं तो कैराथियोडोरी थ्योरम तो हम कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। तो सभी अपनी रफ कॉपी पेन लेके और पूरी एनर्जी और पूरी जोश के साथ आ जाइए क्लास के अंदर। कैराथियोडोरी थ्योरम, देखो सबसे पहले हम इस थ्योरम के बारे में जानते हैं कि ये थ्योरम है क्या। तो बड़े ध्यान से समझना, अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। भाई कोई फंक्शन एफ एक्स है ना, तो उसको हम किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल जब कहेंगे इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन फाई एक्स continuous at x is equal to a such that fx minus fa is equal to phi x into x minus a for all x near a, then derivative of this function fx यानी कि उस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश ए वो किसके बराबर आ जाएगा, फाई ए के। हेयर फाई एक्स इज कॉल्ड कैराथियोडोरी फंक्शन। अब कई बच्चे होंगे जिनको समझ में आ गई होगी, लेकिन कई मेरे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं ऐसे भी होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा। तो चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। देखो भाई कोई भी फंक्शन एफ एक्स है ना, उसको हम किसी पॉइंट ए पर डिफरेंशिएबल जब कहेंगे जब कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फाई हमें ऐसा मिल जाए, जब हमें कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फाई एक्स ऐसा मिल जाए एक्स इज इक्वल टू ए पर, सच दैट एफ एक्स माइनस हम एफ ए करें ना, एफ एक्स माइनस एफ ए करें तो वो फाई एक्स इंटू एक्स माइनस ए के बराबर आ जाए। मतलब कोई फंक्शन फाई एक्स मिल जाए हमें कि उसको एक्स माइनस ए से गुणा कर दें तो वो एफ एक्स माइनस एफ ए के बराबर आ जाए। तो अगर ऐसा कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मुझे मिल गया तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए, और उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे किसके बराबर होगा, फाई ए के बराबर होगा। और जहां पर जो ये फाई एक्स फंक्शन हमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे कैराथियोडोरी फंक्शन। बहुत आसान है। एफ एक्स कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन देयर एग्जिस्ट एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, मतलब अगर डिफरेंशिएबल है तो वो तभी डिफरेंशिएबल होगा इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन फाई एक्स continuous at x is equal to a such that fx minus fa is equal to phi x into x minus a for all x near a। मतलब जितने भी पॉइंट x के पास, a के पास है ना, जितने भी पॉइंट, उन सब के लिए ये बात सच होनी चाहिए। fx minus fa is equal to phi x into x minus a। और जहां पर जो डेरिवेटिव, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा और डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, a पॉइंट पर, मतलब f डैश a किसके बराबर आएगा, फाई a के बराबर आएगा। और जहां पर जो फाई एक्स है वो कैराथियोडोरी फंक्शन है। और अगर ये कंडीशन आपके पास हो तो इफ एंड ओनली इफ है, मतलब अगर ये कंडीशन हो तो फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर ये कंडीशन फुलफिल भी करेगा, ठीक है, पक्का फुलफिल करेगा। ये कौन कहता है, कैराथियोडोरी थ्योरम, ठीक। अब इसी पे बेस्ड जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो देखना समझ में आएगा और अच्छे से। अब इसी पे बेस्ड एक नोट देखो, डिफरेंशिएबिलिटी इज चेक्ड। जब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो कैसे करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो हम कह देते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। बट कैराथियोडोरी थ्योरम क्या कहते हैं, कैराथियोडोरी थ्योरम सेज इंस्टेड ऑफ चेकिंग द लिमिट, check whether fx minus fa can be written as product of x minus a into continuous function। अगर मैं इस fx minus fa को x minus a into some product of continuous function लिख पा रहा हूं ऐसे, if yes, अगर ऐसा लिख पा रहा हूं, if yes then function fx is differentiable। अगर मुझे कोई continuous function ऐसा मिल जाए जिसको मैं fx minus fa को x minus a into that continuous function अगर मैं लिख पाऊं, अगर मुझे ऐसा कोई continuous function मिल जाए तो फिर हम कह देते हैं यस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये कहती है कैराथियोडोरी थ्योरम। और नॉर्मली तो हम लिमिट से ऐसे चेक करते ही हैं डिफरेंशिएबिलिटी, वो तो आपको पता ही है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए करके, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो वीडियो पॉज करो और इस कैराथियोडोरी थ्योरम की स्टेटमेंट को अच्छे से याद कर लो, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। अभी इसी को समझाया हुआ है इस नोट में ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी आ जाए, और क्लैरिटी आएगी अब जब आगे क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। आप लोग
आई होप याद कर चुके होंगे थ्योरम को, स्टेटमेंट जो थी इसकी, स्टेटमेंट से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो इसी पे बेस्ड मैं 3-4 एग्जांपल करवाऊंगा और थ्योरम एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। एग्जांपल है, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 यूजिंग कैराथेओडोरी थ्योरम। मतलब क्या दे दिया मुझे, फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर ये दे रखा है यूजिंग कैराथेओडोरी थ्योरम। ये शो कर दे नहीं रखा भाई, शो करना है। दोबारा देखो, मेरे को कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है और ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू 1। और किस तरह से शो करना है, यूजिंग कैराथेओडोरी थ्योरम। तो देखो वैसे पेपर में तो आप कैराथेओडोरी थ्योरम लगा के थोड़ी करोगे शो, क्योंकि वहां तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन थ्योरम समझाने के लिए मैं आपको इसको कैराथेओडोरी थ्योरम से ही समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको थ्योरम की स्टेटमेंट और वो सब क्लियर हो जाए। क्या करो, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो a को क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। देन हमारी थ्योरम क्या कहती है, एफ एक्स माइनस एफ ए, यानी कि एफ एक्स माइनस एफ वन किसके बराबर होना चाहिए, फाइव एक्स इंटू एक्स माइनस वन के बराबर होना चाहिए। तो एफ एक्स किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के, और एफ वन किसके बराबर होगा, इसमें वन पुट करेंगे तो वन आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन हम लिख सकते हैं। तो यहां पर एफ एक्स माइनस एफ वन एक्स माइनस वन इंटू सम कॉन्टिन्यूस फंक्शन चाहिए था ना, और यहां पर वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमें मिल गया एक्स प्लस वन। सो हेयर फाइव एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और ये पोलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस भी होगा, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बाई कैराथेओडोरी थ्योरम डेरिवेटिव एफ डैश वन इस किसके इक्वल आ जाएगा, इस फाइव वन के इक्वल आ जाएगा, फाइव वन के इक्वल, यानी कि एफ डैश वन इज इक्वल टू दिस फाइव वन, और फाइव वन क्या आएगा, टू, टू इज द आंसर, ठीक है। शो दैट क्या शो करना था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल, और बल्कि हमने डिफरेंशिएबल तो शो कर ही दिया, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऐसा मिल गया कि एफ एक्स माइनस एफ ए को हम एक्स माइनस ए इंटू सम फाइव एक्स लिख पा रहे हैं। तो यहां से डिफरेंशिएबल तो मिल ही गया फंक्शन, बल्कि हमने उसका डेरिवेटिव भी बता दिया, वन पे क्या होगा ये भी बता दिया, ठीक है। अगर वो पूछ लेता कि बताओ डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप आराम से बता सकते हो वन पे। अब भाई अब नॉर्मली आ जाए तो आप ऐसे थोड़ी करोगे, आप तो सिंपल बताओगे इसका डेरिवेटिव होगा 2x और उसमें वन पुट कर दो, टू आंसर आएगा डायरेक्ट, है ना। तो ये तो आपको थ्योरम की स्टेटमेंट समझाने के लिए करवाए जा रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो a को हम 2 लेके चलेंगे और एफ एक्स माइनस एफ टू निकाल लेंगे। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब और एफ टू की वैल्यू आएगी 2 का क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीच में ए बी। तो वही किया, x माइनस टू एक्स का स्क्वायर और प्लस लास्ट में लिखो प्लस का 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, और बीच में लिखा जाएगा प्लस का ए बी, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस का, सिर्फ यहाँ माइनस आता है इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में, ठीक है। तो देखो एफ एक्स माइनस एफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू सम कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ पे फाइव एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो इसका मतलब अगर मुझे ऐसा कोई कॉन्टिन्यूस फाइव एक्स मिल पा रहा है जिसको मैं एफ एक्स माइनस एफ ए को एक्स माइनस ए इंटू सम कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिख पा रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 2, एंड उसका डेरिवेटिव क्या होगा, सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल बाय कैराथेओडोरी थ्योरम एंड एफ डैश टू इज इक्वल टू फाइव टू के बराबर होगा, तो फाइव टू निकाल दो, 12 आएगा आंसर। नेक्स्ट देखो अब सेम, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। वैसे तो आपने कितनी बार कर लिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, बाकी पूरी रियल लाइन पे डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन 0 पे नहीं होता, ठीक। तो अब हम इसको कैराथेओडोरी थ्योरम से चेक करेंगे, देखते हैं कैराथेओडोरी थ्योरम क्या कहती है। तो 0 पे चेक करना, तो a की वैल्यू हम 0 लेके चलेंगे, तो एफ एक्स माइनस एफ जीरो निकालो, एफ एक्स है मोड एक्स और एफ जीरो हो जाएगा 0, सो मोड एक्स माइनस 0 मैंने लिख लिया, ठीक है। तो ये किसके बराबर होना चाहिए भाई, x माइनस 0 इंटू सम फाइव एक्स, इसके बराबर आना चाहिए। तो अब मैं फाइव एक्स को क्या लूं कि वो कट के मतलब मोड एक्स के बराबर ही रह जाए, क्योंकि ये चीज मोड एक्स के बराबर है, और मेरे को चाहिए कुछ ऐसा कि x माइनस 0 हो के, क्योंकि यहाँ x था यहाँ 0 था, x माइनस 0 इंटू फाइव एक्स समथिंग आ जाए। तो अब मैं फाइव एक्स को कुछ ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा कि मतलब वो x से x कट के और मोड x ही बच जाए, तो फाइव एक्स मुझे लेना पड़ेगा मोड x अपॉन में x,
है ना। जब नीचे से x कट जाएगा इधर और केवल इधर मोड x बचेगा जो कि इसके इक्वली बन जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन जो फाई एक्स है वो अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो ऊपर प्लस का है x बचेगा और नीचे x है, ये कट के 1 आ जाएगा, ठीक। और नीचे जो है x लेस देन 0 के लिए क्या होगा, x लेस देन 0 के लिए माइनस x हो जाएगा मोड, और है ना जब x लेस देन 0 होगा तो इसकी मोड x की वैल्यू माइनस x पुट करेंगे हम और कट के -1 आ जाएगा। इज इट क्लियर एट ठीक है भाई। तो ये चीज आ गई x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 और x लेस देन 0 के लिए -1। इज इट क्लियर, इतनी बात क्लियर है सभी को। तो ये वाला जो फंक्शन है फाई एक्स ये तो कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि इसकी तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, और हमें तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन चाहिए फाई एक्स, बट ये फाई एक्स तो हमें कॉन्टिन्यूस मिला नहीं। सो इसका मतलब है कि 0 पर जो मोड एक्स है, 0 पर जो फंक्शन मोड एक्स है ये क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर, क्योंकि डिफरेंशिएबल हम कैरेथोडेरी थ्योरम से तभी बोल सकते थे जब ये फाई एक्स हमें कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन मिलता, लेकिन यहाँ तो कॉन्टिन्यूस मिल ही नहीं रहा, ये 0 पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं है ना, तो 0 पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। हेंस मोड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक लास्ट एग्जांपल देखिए इसी पर, इफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स, मतलब ये चीज फुलफिल हो रही है, एफ एक्स माइनस एफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स, इसने दे रखी है ये बात, और आपको पता है कि साइन एक्स तो पूरी रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस है ना। तो कैरेथोडेरी थ्योरम से हमें ये मिल गया कि एफ एक्स माइनस एफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू सम कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो बाय कैरेथोडेरी थ्योरम ये जो फंक्शन होगा ये पक्का डिफरेंशिएबल होगा, तो एफ इज पक्का डिफरेंशिएबल। और ये क्या कह रहा है, एफ इज कॉन्टिन्यूस ओनली, कॉन्टिन्यूस बोलता तो ठीक हो जाती बात क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, लेकिन ये कह रहा है कॉन्टिन्यूस ओनली, तो इसीलिए इसने ए को गलत कर दिया। एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल ये भी गलत हो गया, डिफरेंशिएबल होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बाय कैरेथोडेरी थ्योरम फाई एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस, सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है भाई, इन्हीं 4 एग्जांपल्स के साथ अब और इसकी स्टेटमेंट के साथ ये कैरेथोडेरी थ्योरम आई होप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, वैसे तो आपको भी पता है कि आप नॉर्मल मेथड से करोगे, बट थ्योरम की स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकता है इसमें, ठीक। और अगर वैसा क्वेश्चन बना दे तो वो आपको नॉर्मल मेथड से ही टैकल करना है, बट मेरा काम था आपको समझाने का, सिखाने का, ताकि क्वेश्चंस के थ्रू आपको थ्योरम की स्टेटमेंट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इन 4 एग्जांपल्स से आई होप क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, वो है मोनोटोन फंक्शन। ठीक है, कैरेथोडेरी थ्योरम खत्म होती है और मोनोटोन फंक्शन, वैसे तो स्पेशली लिखा नहीं हुआ मोनोटोन फंक्शन आपके इसमें सिलेबस में, बट फिर भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे के सभी चीजों में मोनोटोन फंक्शन बार बार आएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये और वो। ठीक है, बाकी एक बात ध्यान से सुनना भाई, इससे आगे देखो मैं सिलेबस दिखा देता हूं आपको इसका, इससे आगे जो है हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर ये रहा रिलेटिव एक्सट्रीमा एंड इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम, और इसके लिए ना आपको जो ये वाला पेपर 1 मैंने कैलकुलस करवाया हुआ है, इसके अंदर जो ये करवाया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर रिलेटिव एक्सट्रीमा, कॉन्केविटी, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यूनिट 1 पूरी रिवाइज होनी चाहिए इसको करने से पहले, जब समझ में आएगा। ये लिमिट वाला पोर्शन भले ही छोड़ देना, जो मैंने पेपर 1 कैलकुलस में जो करवाई थी यूनिट नंबर 1 डेरिवेटिव फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन, ये कंप्लीट रिवाइज होनी चाहिए, एक बात रिवाइज होनी चाहिए इसके अंदर। इज इट क्लियर? ठीक है, जब ये चीज जो अभी हम करेंगे, वेयर इट इज, हाँ ये रहा, जो ये रिलेटिव एक्सट्रीमा और इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम ये पढ़ेंगे, ये सेम टू सेम वही है, बस 1-2 चीज जो इसमें एक्स्ट्रा होंगी वो मैं आपको करवाऊंगा, बाकी जो चीज हम पेपर 1 में कर चुके हैं कैलकुलस में उसको दोबारा नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए जब इसको अभी तो मैं मोनोटोन फंक्शन करवा देता हूं क्योंकि उसमें इसका यूज नहीं है इतना, वो आप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास से पहले आप रिलेटिव एक्सट्रीमा, इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम के लिए जो पेपर 1 की जो यूनिट 1 है ना, ये अच्छे से करके आएंगे रिवाइज। ठीक है, तो जब समझ में आएगी, आ जाओ मोनोटोन फंक्शन। मोनोटोन फंक्शन समझो, मेरा कोई फंक्शन है एफ सच दैट ए कोई सेट है विच इज कंटेन्ड इन रियल नंबर, तो मतलब एफ सच दैट ए टू आर एक फंक्शन है। ठीक, अच्छा अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो fx1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 है, वेयर x1 x2 बिलोंग टू सेट ए। ये x1 x2 कहां से ले रहे हैं हम, डोमेन से ले रहे हैं, और जो x1 है ना वो x2 से बड़ा है, तो fx1 भी fx2 से बड़ा बराबर है।
तो इसको बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब हो जाएगा जब इक्वालिटी ना हो, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कौन आ जाएगा, एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू, एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू एंड एक्स वन एक्स टू बिलोंग टू ए। मतलब एक्स वन अगर बड़ा है एक्स टू से तो एफ एक्स वन भी बड़ा होगा एफ एक्स टू से, तो स्ट्रिक्टली होगा क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। और खाली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोले तो इक्वालिटी भी आ जाएगी। अब देखो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, एफ एक्स वन इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स टू व्हेन एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू वेयर एक्स वन एक्स टू बिलोंग टू ए। हालांकि एक्स वन एक्स टू से बड़ा था, लेकिन क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो एफ एक्स वन छोटा हो जाएगा एफ एक्स टू से। ठीक है, जैसे जैसे हम कोई बड़ी वैल्यू पुट करते जाएंगे क्योंकि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है वो छोटी होती जाएगी। ठीक है, देखो x1 बड़ा था लेकिन एफ एक्स वन छोटा आया एफ एक्स टू से, क्योंकि जो फंक्शन था वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग था। ठीक है, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग था इसीलिए भले ही x1 बड़ी वैल्यू थी बट एफ एक्स वन छोटा आया एफ एक्स टू से, और बराबर छोटा बराबर आया तो इसलिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोल रहे हैं। वेयर x1 एक्स टू बिलोंग टू डोमेन सेट। और स्ट्रिक्टली में इक्वालिटी हट जाएगी, मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ एक्स वन इज लेस देन एफ एक्स टू, एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू, एक्स वन एक्स टू बिलोंग टू ए। आई होप दोनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए सभी को। मतलब हम जैसे जैसे वैल्यू बड़ी करते जा रहे हैं तो फंक्शनल वैल्यू भी अगर बड़ी होती जा रही है ना तो हम क्या देंगे, फंक्शनल मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। और हम जैसे जैसे वैल्यू बड़ी करते जा रहे हैं फंक्शनल वैल्यू छोटी होती जा रही है तो वो हो जाएगा फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, और जो पॉइंट्स इसके अंदर हम ले रहे हैं वो सभी डोमेन के ले रहे हैं, x1 x2 बिलोंग टू ए। ठीक, तो अब देखिए भाई, इस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए ना डिफरेंशिएबिलिटी नेसेसरी कंडीशन नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी मोनोटोनिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे के पूछ लेगा, बताओ कौन सी इनमें से जो चीज है वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, यानी कि मोनोटोनिक के लिए। तो सिंपल सा आपका आंसर होगा डिफरेंशिएबिलिटी कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है फॉर अ फंक्शन टू बी मोनोटोनिक। जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसी का एग्जाम्पल दे रहा हूं। फंक्शन है साइन एक्स और आपको पता है कि जो साइन एक्स है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है। बट एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है, बट फिर भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो कहने की बात ये है कि डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है फंक्शन को मोनोटोनिक होने की। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मोनोटोनिक हो भी सकता है और नहीं भी। क्लियर? ठीक है भाई, अब आ जाइए आगे नोट। अब ये छोटे छोटे नोट है, बिल्कुल आसान आसान, वैसे तो ये सारे हम कर चुके हैं बट इनको जो इसकी फॉर्म में देखना कैसे, थोड़ा सा बस टच अलग होगा, बाकी चीज वही होगी। ठीक है, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एन इंटीरियर पॉइंट ए, एफ एक्स कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसी इंटीरियर पॉइंट ए पर, ठीक है, देन एफ डैश ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इसको लिखेंगे कैसे, अगर एफ डैश ए इज ग्रेटर देन जीरो है, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ सी इन विच, नेबरहुड ऑफ ए करो भाई इसको, या सी रहने दें, नेबरहुड ऑफ ए आना चाहिए मेरे हिसाब से तो भाई, क्योंकि हम ए की ही बात कर रहे हैं। एक बार रुकना, मैं इसको चेक कर लेता हूं अभी। थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पर, क्योंकि मैंने थोड़ी सी नोटेशन चेंज करने की कोशिश की थी। हाँ, थोड़ा नोटेशन सारी एक जगह एक सी हो ना तो फिर अच्छा लगता है काम। नेबरहुड ऑफ ए इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, x1 x2 बिलोंग टू a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा। ठीक है, जहाँ जहाँ भी जरूरत है नेबरहुड ऑफ ए माइनस डेल्टा, जैसे ये फ्रेश नोट्स बने हैं बिल्कुल, तो अब जैसे मैं इनको पढ़ा रहा हूँ ना तो पता चल जाता है पढ़ाते पढ़ाते कि कहीं कोई मिस्टेक हुई हो। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब क्लास में पूरी कंप्लीट बना लूँ, जब मैं कहूँ जब उसके वो निकलवाया करो, है ना, उसमें आप लोगों का ही फायदा होगा।
कि कोई एरर नहीं बचेगा फिर, है ना। अब ठीक है, ठीक है, फिर भी कोई चीज़ आई तो हम देख लेंगे। देखो अब देखो भाई साहब ध्यान से, क्या दे रखा है, एफ एक्स कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसी इंटीरियर पॉइंट ए पे, ठीक, किसी इंटीरियर पॉइंट ए पर फंक्शन जो एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। सो एफ डैश ए, वेयर इज माय रिमोट, सो एफ डैश ए अगर ग्रेटर देन जीरो है ना, एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो है, तो देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ ए इन विच, इसका मतलब है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब है कि जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब उस ए के नेबरहुड में भी वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ ए इन विच एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट इज फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, x1 इज ग्रेटर देन x2, fx1 इज ग्रेटर देन x2 fx2, ठीक है। मतलब कि कोई पॉइंट है ए, देखो ऐसे रियल लाइन पे बनाता हूं, ये कोई पॉइंट है ए और इसका नेबरहुड हमने ले लिया a प्लस डेल्टा, और इसके पीछे क्या होगा a माइनस डेल्टा। ये जो हमने इसका नेबरहुड लिया है ना a का, इस नेबरहुड में भी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर मेरा फंक्शन किसी पॉइंट पर, किसी ए पॉइंट पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसके नेबरहुड में भी, उस ए के नेबरहुड में भी वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ ए in which fx is strictly increasing, that is for all x1 x2 belong to a minus delta a plus delta, मतलब इसके बीच में से कोई भी मैं पॉइंट उठा लूं where x1 is greater than x2, this implies fx1 is also greater than fx2। मतलब अगर x1 x2 से बड़ा है ना तो fx1 भी fx2 से बड़ा होगा, मतलब इसके नेबरहुड में भी जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक। और किस तरह से फंक्शन डिफाइन करेंगे, f सच दैट a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा टू एफ ए माइनस डेल्टा टू एफ ए प्लस डेल्टा, ठीक है। यहां तो पॉइंट मैंने लिए इस सेट के माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा के, और फिर फंक्शन लग के जो फंक्शन के अंदर तो ये वैल्यू डाल लेंगे इस इंटरवल की, और फिर फंक्शन अप्लाई हो के जो वैल्यूज आएंगी वो लेफ्ट साइड में आएगी एफ ए माइनस डेल्टा टू एफ ए प्लस डेल्टा। इस तरह से ये फंक्शन डिफाइंड है, और ये जो फंक्शन होगा ना ये 1 1 और ऑन टू दोनों होगा फॉर सम डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, और ये जो डेल्टा हमने लिया ये ग्रेटर देन जीरो, मतलब कुछ ना कुछ आगे बढ़ाया है इस पॉइंट को, और यहाँ पे कुछ ना कुछ पीछे किया है डेल्टा यूनिट, ठीक। एक पॉइंट समझ में आ गया, बाकी सभी पॉइंट सेम है। वी आर इंक्रीजिंग, क्योंकि मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो अगर हम इंक्रीज हो रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग, सो वैल्यू एक बार मिल गई वो दोबारा नहीं मिलेगी, मतलब हम बढ़ते ही जा रहे हैं, तो जो वैल्यू एक बार मिल गई वो दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि हम थोड़ा और ऊपर पहुंच गए हैं, फिर से जो वैल्यू मिल गई वो दोबारा नहीं मिलेगी अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो। सो वी आर इंक्रीजिंग, सो जो वैल्यू एक बार मिल गई वो दोबारा नहीं मिलेगी। अब इसी पॉइंट को मैं एक बार और समराइज एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, ताकि क्योंकि सभी आगे के पॉइंट सेम है। देखो इसमें क्या कहना चाह रहा था भाई, एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो जब होता है तो आपको पता है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ना जिस पॉइंट पर, तो उसके नेबरहुड में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, उसके नेबरहुड में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और अगर नेबरहुड में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो वो फंक्शन फिर 1 1 ऑन टू भी होगा फॉर सम डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। और फंक्शन किस तरह से डिफाइंड होगा, ये जो इंटरवल है ना ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा, इसी इंटरवल पे फंक्शन डिफाइंड होगा, एफ सच दैट ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा गिव्स एफ ए माइनस डेल्टा कोमा एफ ए प्लस डेल्टा, और ये जो फंक्शन होगा ये 1 1 ऑन टू होगा फॉर सम डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। क्लियर। अब इसी को मैं पढ़ रहा हूं, एफ डैश ए इज ग्रेटर देन जीरो, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ ए इन विच fx is strictly increasing, that is for all x1 x2 belong to a minus delta a plus delta, if x1 is greater than x2 this implies fx1 is greater than fx2, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं, यही तो होती है कि x1 x2 से बड़ा है तो fx1 भी fx2 से बड़ा होगा। और जो फंक्शन f है सच दैट a माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा इंप्लाइज एफ ए माइनस डेल्टा टू एफ ए प्लस डेल्टा इज 1 1 एंड ऑन टू फॉर सम डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। वी आर इंक्रीजिंग, सो जो वैल्यू एक बार मिल गई वो दोबारा नहीं मिलेगी। अब सेम चीज देखो, अगर एफ डैश ए लेस देन जीरो है तो इसको हम बोलते हैं, अगर ऐसा हो कि एफ डैश ए लेस देन जीरो आ जाए तो हम इसको बोलते हैं कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ए पॉइंट पर तो इसका मतलब उसके
उसके नेबरहुड में भी फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ ए इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दैट इज फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 fx1 इज लेस देन fx2, क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में भी, और जहां पर x1 x2 इसी इंटरवल के पॉइंट हम ले रहे हैं. इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 दिस इंप्लाइज fx1 इज लेस देन fx2, और जो फंक्शन होगा f a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा. ठीक है, अब देखो यहां पर क्या आया था, f सच दैट a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा f a माइनस डेल्टा टू f a प्लस डेल्टा. सेम यहाँ पर f सच दैट a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा f a माइनस डेल्टा टू f a प्लस डेल्टा इज बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन 2 दोनों हो गया ये फंक्शन भी. ठीक है, जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था तो जब भी जो फंक्शन बना था, जो मैपिंग बनी थी, वो 1 1 ऑन 2 बोथ थी फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0. और सेम यहाँ पर जो मैपिंग बनी है, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब जो मैपिंग बनेगी वो क्या होगी, बाइजेक्टिव होगी, 1 1 ऑन 2 होगी फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0. ठीक है, अब करते हैं इक्वालिटी की बात. जब यहां पर इक्वालिटी हो तो क्या करेंगे, आ जाओ मेरे साथ. इफ f डैश a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, भाई ग्रेटर देन 0 जब स्पेशली उसकी तो हमने बात कर ली, लेकिन अब अगर वो कह दे कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन, अब की बार स्ट्रिक्टली नहीं बोलेंगे, अब की बार बोलेंगे सिर्फ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे. यहां पर क्या बोल दिया था हमने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि स्ट्रिक्ट थी इनइक्वालिटी. लेकिन अब बोलेंगे खाली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना. तो अब f डैश ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है a पॉइंट पर, और अगर a पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसके नेबरहुड में भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा. देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ a इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग. ठीक, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ना वो लेस देन 0 नहीं होगा. ठीक, और दूसरी बात देखो, f डैश a इज लेस देन इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का तो मतलब आपने देख लिया. इसका मतलब है कि जो फंक्शन है ना वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा एट पॉइंट ए, तो अगर वो a पॉइंट पर डिक्रीजिंग होगा ना तो उसके नेबरहुड में भी डिक्रीजिंग होगा. दैट इज f डैश ए इज नॉट ग्रेटर देन 0. भाई अगर f डैश ए लेस देन इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब है सिंपल सा कि f डैश ए ग्रेटर देन 0 तो नहीं होगा. ठीक है, और यहां पर हम 1 1 ऑन 2 की कोई बात नहीं करेंगे इसके अंदर. ठीक, यहां पर फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं होगा, क्योंकि मान लो 1% f डैश इक्वल टू 0 आ गया तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, किसी का डेरिवेटिव 0 मतलब फंक्शन कांस्टेंट, और कांस्टेंट फंक्शन 1 1 होता नहीं है. ठीक है, सेम इसके केस में भाई लेस देन 0 जब तो हम डिस्कस करके आ ही चुके हैं, लेकिन अगर इक्वालिटी आ गई गलती से f डैश इक्वल टू 0 आ गया इसमें भी, तो इसका मतलब फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा. कांस्टेंट फंक्शन कभी 1 1 होता ही नहीं है. समझ रहे हो बात को भाई, उसमें तो आप f2 निकालोगे वो भी वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, f3 निकालोगे वो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और 1 1 तो वो होता है कि हर एक एलिमेंट अलग इमेज पर मैप करे, अलग जगह पर मैप करे, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज हो, वो होता है 1 1 तो. लेकिन कांस्टेंट में तो सारी चीजें एक पर ही मैप कर जाती हैं. ठीक है, और जब किसी का डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा. क्लियर, तो इसीलिए इस केस में हम 1 1 ऑन 2 नहीं बोल सकते, 1 1 नहीं बोल सकते. इज इट क्लियर, तो यहां पर 1 1 ऑन 2 की बात नहीं होगी. ठीक है भाई, चले आगे. अब देखो सेम यही बात हमने अभी तक तो बात डिस्कस करी है पॉइंट पर, अब यही बात हम डिस्कस करेंगे इंटरवल पर. एक बार फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं. देखो सेम बातें हैं. f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, मतलब जो ये x है, ये जो सारे पॉइंट्स है ये इस इंटरवल के पॉइंट है. तो अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एंड f सच दैट इस इंटरवल में है ना, तो अब फंक्शन मैपिंग को कैसे डिफाइन करेंगे, f सच दैट क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू क्लोज्ड इंटरवल एफ ए कोमा एफ बी. और ये जो फंक्शन होगी, ये जो मैपिंग होगी, ये 1 1 ऑन 2 होगी, दोनों होगी, तो 1 1 ऑन 2 है तो इनवर्टिबल भी होगा. फॉर ऑल k बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल एफ ए कोमा एफ बी एफ एक्स इज इक्वल टू k विल हैव यूनिक सॉल्यूशन. मतलब जितने भी एलिमेंट्स इसके बीच के आएंगे
भाई जो मेरे डोमेन के एलिमेंट थे वो कौन थे, क्लोज्ड इंटरवल ए बी जो हम ले रहे थे वो तो था डोमेन। और कोडोमेन जो इनकी मैपिंग निकल के आएंगी, जो इनकी मैपिंग निकल निकल के आएंगी, तो वो इंटरवल बनेगा एफ ए कोमा एफ बी क्लोज्ड इंटरवल। और ये जो मैपिंग है ये 1 1 ऑन 2 होगी, मतलब इन्वर्टिबल होगी। तो इसका मतलब दैट इज फॉर ऑल के बिलोंग टू एफ ए कोमा एफ बी, जो भी इसके इंटरवल के अंदर जो पॉइंट होंगे जो के होंगे बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल एफ ए कोमा एफ बी, उनके लिए जो फंक्शन बनेगा उनके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू के मान लो आप कुछ देर के लिए, ठीक है। तो दिस विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या होगा, क्योंकि 1 1 ऑन 2 है तो हर एक एक्स के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। जैसे देखो मैंने क्या किया, मेरे डोमेन के पॉइंट है ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी, मैंने यहां से ये पॉइंट उठाया, ठीक है, और इसको फंक्शन में डाला। तो इसको फंक्शन में डाला ना, तो यहां पे मैप करेगा इस फंक्शन पे, तो y की वैल्यू आंसर क्या आएगा, ये वैल्यू निकल के आएगी। यहां कोई पॉइंट ले रहा हूं तो इसकी वैल्यू फंक्शन में क्या आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी। मतलब कोई भी पॉइंट लो उसकी यूनिक वैल्यू आएगी, कोई भी पॉइंट लो यूनिक वैल्यू आएगी, ठीक है, क्लियर बात। तो मतलब कोई भी x डालो इसके अंदर क्लोज्ड इंटरवल ए बी से, उसके लिए एक यूनिक के एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में, ये कहना चाह रहा है। दैट इज फॉर ऑल के बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल एफ ए कोमा एफ बी एफ एक्स इज इक्वल टू के, ठीक है, क्लियर। विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन होगा हर एक ओपन इंटरवल ए बी का। इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में से कोई भी पॉइंट उठाओ और फंक्शन में डालो, एक यूनिक के मिलेगा आपको। दैट इज यहां पर भाई फॉर ऑल नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, दैट इज देयर एग्जिस्ट आना चाहिए। दैट इज देयर एग्जिस्ट के बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल एफ ए कोमा एफ बी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू के, ठीक है। तो मतलब कोई भी आप इस डोमेन का पॉइंट इसके अंदर डालो फंक्शन के अंदर, उसके लिए कोई ना कोई यूनिक के मिलेगा, और जो के होगा ना वो इस इंटरवल का कोई पॉइंट होगा यूनिक, विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। तो इस पूरे पॉइंट को मैं समराइज कर रहा हूं कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है ना किसी इंटरवल के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल के अंदर। और जो मैप डिफाइन हम करेंगे एफ सच दैट क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू क्लोज्ड इंटरवल एफ ए कोमा एफ बी, इस तरह से मैप डिफाइन होगा। और ये मैप 1 1 ऑन 2 होगा, मतलब इन्वर्टिबल होगा, ठीक। और हर एक डोमेन के पॉइंट के लिए एक ना एक फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी लिख लो, फॉर ऑल x belong to closed interval ab there exist k belong to fa comma fb such that fx is equal to k will have unique solution, ठीक है। क्योंकि 1 1 ऑन 2 है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा हर एक पॉइंट का, हर एक x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी का एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दैट इज देयर एग्जिस्ट k बिलोंग टू fa comma fb such that fx is equal to k will have unique solution। अब सेम यही चीज इसमें बोलेंगे, देखना एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एफ सच दैट क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू एफ बी कोमा एफ ए आएगा। क्योंकि डिक्रीजिंग है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इस पॉइंट पर सबसे छोटी वैल्यू आएगी और इस ए पॉइंट पर बड़ी वैल्यू आएगी, तो इसको लिख देंगे क्लोज्ड इंटरवल एफ बी कोमा एफ ए, है ना। क्योंकि इंटरवल तो इसी तरह से फ्रेम होगा, छोटी वैल्यू पहले आएगी बड़ी वैल्यू बाद में आएगी। अब क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो बी पॉइंट पर सबसे छोटी वैल्यू बनेगी, तो ये बनेगा इंटरवल एफ बी कोमा एफ ए क्लोज्ड इंटरवल। और ये भी 1 1 और ऑन 2 दोनों होगा, इन्वर्टिबल होगा। दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है, और इसको काटो, देयर एग्जिस्ट k belong to एफ बी कोमा एफ ए सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू के विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। मतलब हर एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी के पॉइंट के लिए एक ना एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू के विल, और जो के है वो इस इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट आएगा निकल के, विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, क्लियर। अब 1 1 ऑन 2 है तो भाई यूनिक की सॉल्यूशन होगा क्योंकि इन्वर्टिबल है। कोई भी पॉइंट डालो यहाँ से फंक्शन के अंदर और उसकी फंक्शनल वैल्यू ये निकल के आएगी, यहाँ के लिए अलग निकल के आएगी। और ये इंक्रीजिंग था ये ऊपर की तरफ बनाया, और ये डिक्रीजिंग था ए और बी के बीच में तो डिक्रीजिंग बनाया है, ठीक। अब आ जाइए थर्ड और फोर्थ पॉइंट, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एफ सच दैट क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू एफ ए कोमा एफ बी क्लोज्ड इंटरवल इज ऑन टू तो बन जाएगा ये,
लेकिन नीड नॉट बी 1 1, क्योंकि गलती से अगर इक्वालिटी आ गई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 देन एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन दैट इज नॉट 1 1। एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन दैट इज नॉट 1 1। ठीक है, और यही बात हम लेस देन इक्वल टू 0 के लिए बोलेंगे। इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्योंकि इक्वालिटी है तो सिंपली डिक्रीजिंग बोलेंगे, जब नहीं थी जब बोलते थे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और अब इक्वालिटी है तो बोलेंगे खाली डिक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और फंक्शन कैसे डिफाइन होएगा, एफ सच दैट क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू एफ बी कोमा एफ ए क्लोज्ड इंटरवल इज ऑन टू बट नीड नॉट बी 1 1। ऑन टू तो होगा बट 1 1 की कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज अगर गलती से ये एफ डैश एक्स 0 के बराबर हो गया तो फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन बन जाएगा विच इज नॉट 1 1। तो इसलिए लिखा नीड नॉट बी 1 1, हो भी सकता और नहीं भी। तो 4 पॉइंट इस इंटरवल में बताए, और 4 पॉइंट जो हम किसी पॉइंट पर चेक कर रहे थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, 4 पॉइंट उसके थे, और 4 पॉइंट जो इंटरवल में हमने चेक किया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्लियर है? तो सबके लिए बता दिए भाई। जब स्ट्रिक्टली होगा तो वहां पर हम बोलेंगे कि 1 1 एंड 2 होगा, मतलब कि इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट इस डोमेन के हैं, जितने भी पॉइंट इस डोमेन के हैं उनके लिए कोई ना कोई के इसके अंदर जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू के। मतलब उस फंक्शन में कोई डोमेन का पॉइंट डालें तो एक यूनिक वैल्यू निकल के आएगी इसके अंदर। ठीक है, विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। सेम इसमें हमने बात की, और इसमें हमने कहा ऑन टू तो बन जाएगा लेकिन 1 1 नहीं बन पाएगा, बन भी सकता और नहीं भी, नीड नॉट बी 1 1। सेम इसमें हमने बात करी है। अब आ जाइए आगे। अब कुछ है ना बहुत अच्छे अच्छे से काम के आपको हथियार दे रहा हूं क्वेश्चन को डील करने के। ठीक है, जो चुटकियों में आपके क्वेश्चंस को डील कर देंगे आप, कितना भी भारी क्वेश्चन क्यों ना हो। तो इन नोट्स को बड़े, जो नोट मैं करवाऊंगा अभी, इन नोट को बड़े ध्यान से करना। देखो 3 स्टार इस पे है और 3 स्टार इस पे है। डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बिल्कुल प्यारा सा। और जिसने भी कर लिया होगा ये नोट, अच्छे से समझ लिया होगा, वो बिल्कुल आराम से कर देगा इनको। देखो क्या है, टू फाइंड whether a function fx is monotonically increasing or monotonically decreasing, या strictly monotonically increasing or strictly monotonically decreasing in some part of the domain, we find the sign scheme of f dash x। मतलब कि ये चेक करने के लिए, निकालने के लिए कि जो मेरा फंक्शन है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए हम पहले तो एफ डैश एक्स निकालते हैं और फिर उसकी साइन स्कीम निकालते हैं, और फिर सुटेबल पीसेज निकाल लेते हैं फंक्शन के जहां पर वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो वो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ वो कौन सा तरीका है जिससे हम पता कर लेते हैं, तो वो है साइन स्कीम। और ये साइन स्कीम सारी चीज मैंने आपको जो कैलकुलस का पेपर नंबर 1 है उसकी यूनिट 1 में सिखा रखी है, तो आपको पहले वो यूनिट कंप्लीट करके जब इसे करना है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी को। ठीक, क्योंकि इसके आगे इंटीरियर वो रिलेटिव एक्सट्रीमा, रिलेटिव मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, वे सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप पूरी जो वो यूनिट 1 है उसको पूरी को रिवाइज करके आना। ठीक, अब आ जाइए नोट। इफ एफ सच दैट आर टू आर इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एंड सच दैट एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन ऑन लेफ्ट टू राइट ऑफ के रियल नंबर्स, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स बराबर में एम। मतलब कोई भी फंक्शन गिवन हो एफ एक्स बराबर में एम, उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने सॉल्यूशन होंगे फॉर गिवन रियल वैल्यू एम इज इक्वल टू के प्लस 1। अगर वो फंक्शन के बार अपना साइन चेंज करता है तो उसके के प्लस 1 सॉल्यूशन होंगे। दोबारा समझो, एफ सच दैट आर टू आर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सच दैट एफ डैश एक्स उसका डेरिवेटिव निकाला और एफ डैश एक्स निकाल लिया और उसकी साइन स्कीम बनाई। साइन स्कीम, एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन ऑन लेफ्ट एंड राइट ऑफ के रियल नंबर्स, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स बराबर में एम फॉर गिवन रियल वैल्यू एम इज इक्वल टू के प्लस 1। अगर वो के बार साइन चेंज करता है ना, जैसे इधर माइनस है इधर प्लस, एक बार साइन चेंज हुआ, फिर प्लस से माइनस 2 बार चेंज हुआ, फिर 3 बार चेंज हुआ, तो ये साइन 3 बार चेंज हो रहे हैं, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं? 4। 3 जमा में 1 4। तो अगर के बार साइन चेंज हो रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे के प्लस 1, और अगर 3 बार हो रहे हैं तो 4 साइन, 3 बार साइन चेंज हो रहे हैं तो 4 सॉल्यूशन होंगे, 5 बार साइन चेंज हो रहे हैं तो 6 रियल सॉल्यूशन होंगे, और अगर 6 बार साइन चेंज हो रहे हैं तो 7 होंगे के प्लस 1 सॉल्यूशन। के प्लस 1 मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? के प्लस 1। ठीक है, तो इस पॉइंट को अच्छे से कर लेना भाई। इज इट क्लियर?
और अब आप कहोगे कि सर कैसे, क्यों, कैसे पता चला? देखो ये मैंने एफ डैश एक्स निकाल लिया और उसके जो पॉइंट्स थे, जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे वो मैंने लिख लिया। मान लिया A1 A2 A3 थे, उसको रियल लाइन पे लिख लिया और उनकी साइन स्कीम निकाल ली। मान लिया 3 ही पॉइंट थे, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन घटते 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 नीचे की तरफ आएगा। क्लियर? और फिर इसके आगे जो है A1 और A2 के बीच में है पॉजिटिव, तो मतलब बढ़ते 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 ऊपर चला जाएगा, फिर से घटते 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 नीचे, फिर ऊपर। तो देखो कितनी बार मैक्सिमम ये काट सकता है। हो सकता है ये भाई घटते 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 इसके नीचे ना जाए, हो सकता है यहीं से घूम जाए, ठीक है। हो सकता है घटते घटते इसको काट काट के और बिल्कुल दोबारा से ऊपर उठ के आए, ऐसा भी हो सकता है। तो हम कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इससे कम भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो k+1 होंगे। क्लियर? तो जितनी बार भी ये इसका ग्राफ एक्स एक्सिस, इस एक्सिस को काटेगा रियल एक्सिस को, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ साइन चेंज कितने थे? एक है ना, माइनस से प्लस, प्लस से -2 और माइनस से +3, और सॉल्यूशन कितने आए? एक बार कट किया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, तो सॉल्यूशन देखो एक ज्यादा आ रहा है। तो मैंने डायग्राम से भी बता दिया, और बाकी आप ऐसे ही नॉर्मली याद करना चाहे बिना इस डायग्राम को देखे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि मैक्स देखो और इससे ज्यादा बार नहीं काट सकती, मैक्सिमम इतनी बार काट सकती है ये लाइन, क्योंकि यहाँ से फंक्शन घटते घटते आएगा। तो एक बार रियल एक्सिस को काट गई, ठीक है भाई, फिर घटते घटते यहाँ तक नीचे तक जितना मिनिमम हो सकता था पहुंच गया, फिर उसके आगे A1 से A2 के बीच में इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज होते 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 एक बार काट सकता है इसको, दोबारा नहीं काट सकता इसी के बीच में, क्योंकि इंक्रीजिंग है इसके बीच में, फिर डिक्रीजिंग है, फिर तो मैक्सिमम 1 2 3 4 बार ही काट सकता है ग्राफ। अगर 3 बार साइन चेंज है ना तो मैक्सिमम 4 बार ही काट सकता है, उससे कम काट सकता है लेकिन 4 से ज्यादा बार नहीं काटेगा, ठीक है। तो इसी का ये रिजल्ट बना के लिख रखा है, अब इसको कर लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। सुपोज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। तो इसका मतलब है जो फंक्शन होगा ना वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, मतलब बढ़ता ही जाएगा ऊपर की तरफ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 5। तो एक बात बताओ खुद ही, ये रियल एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस बोलते हैं, और अगर मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो खुद ही बताओ इस एक्स एक्सिस को, इस रियल एक्सिस को ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला ग्राफ कितनी बार काट सकता है? मैक्सिमम एक बार काट सकता है ना, क्योंकि बढ़ते बढ़ते तो ऊपर जाता ही रहेगा, दोबारा थोड़ी काटेगा भाई। जब कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऊपर की तरफ जाता ही जा रहा है स्ट्रिक्टली, तो वो एक्स एक्सिस को एक ही बार मैक्सिमम काट सकता है। हो सकता है एक बार भी ना काटे, हो सकता है ग्राफ ऊपर ऊपर रह जाए, हो सकता है ग्राफ नीचे नीचे रह जाए, ठीक है, बट काटेगा तो मैक्सिमम एक ही बार काट पाएगा, दोबारा नहीं काट पाएगा। तो यही लिखा हुआ है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो इट कैन कट रियल लाइन एट मोस्ट वंस, एक ही बार, ज्यादा से ज्यादा एक बार काट सकता है, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी पे बेस्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन एफ एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू। और एफ एक्स कोई डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू या एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी गिवन मिल जाए आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एम, एफ एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। और एक बार एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस तरह से डिफाइन भी कर रखा है। तो बताना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो सबसे पहले निकालना है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स किसके बराबर आ जाएगा? 2x के, ठीक। जब इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे इसको बराबर 0 रख के तो x की वैल्यू 0 आएगी, मतलब इसका एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया x इज इक्वल टू 0, रियल एक्सिस बनाई, इस पे 0 पुट प्लॉट कर दिया, ठीक। और इसमें ये अब साइन स्कीम बनाई, 0 से आगे कोई पॉइंट लोगे तो पॉजिटिव आएगा, और 0 से छोटा कोई पॉइंट इसमें पुट करके देखोगे तो नेगेटिव साइन आएगा। तो साइन चेंज कितनी बार हुआ? एक ही बार। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि वो सॉल्यूशन होगा क्या। अगर मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं तो फिर वो सॉल्यूशन क्या होगा? अगर मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू है एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 आ जाता है ना, डब्ल्यू इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं। इफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 देन एक्स स्क्वायर, और ये दोनों बराबर होनी चाहिए क्योंकि ये भी एफ एक्स के बराबर, ये भी एफ एक्स के बराबर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा एंड एक्स इज इक्वल टू +-2। आप 4 ना लेके डब्ल्यू को और कुछ ले लो, 5 ले लो, तो 5 लोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पुट करना, एक्स इज इक्वल टू ±√5। देखो जब भी 2 ही सॉल्यूशन आ रहे हैं, आप कोई भी वैल्यू ले लो डब्ल्यू की, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू, 10 ले लो, 15 ले लो, 25 ले लो, कुछ भी ले लो, मैक्सिमम 2 ही वैल्यू निकल के आएंगी इसकी एक्स स्क्वायर करके। तो वही एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पुट कर देना, तो एक्स इज इक्वल टू ± करके वैल्यू आ जाएगी। तो मैक्सिमम कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, चाहे कोई भी वैल्यू लेके देख लो डब्ल्यू की। अच्छा आगे आ जाओ अब,
इफ एफ डैश एक्स चेंजेस इट साइन 5 टाइम्स, एफ डैश एक्स 5 टाइम्स साइन चेंज करता है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, रूट्स बोले, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोले, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बोले ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 7, कितने होंगे, तो k प्लस 1 रूट्स होंगे, k प्लस 1, है ना। तो कुल मिला के कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स पॉसिबल है, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 रूट्स पॉसिबल है। अभी अभी जो ये रिजल्ट किया उससे, एफ डैश एक्स चेंजेस इट साइन 5 टाइम, देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 7, कितने रूट्स होंगे इसके। तो बच्चे इसमें सोच के गलती कर देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ और ही है। अगर 5 बार साइन चेंज होते हैं तो k प्लस 1 नंबर ऑफ जीरोज होंगी, k प्लस 1 नंबर ऑफ रूट्स होंगे, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब आ जाइए आगे, देखो एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई इसी के ऊपर। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू w। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाला, इसकी साइन स्कीम निकाल, एफ डैश एक्स के फैक्टर करें तो दो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आए, 1 और -1, तो -1 इधर प्लॉट कर लिया और 1 आगे प्लॉट कर लिया। तो इसमें 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, ये भी पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, इनके बीच में जैसे जीरो लेके देखो नेगेटिव बनेगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और छोटी कोई वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव बनेगा। तो साइन चेंज एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तो 2 बार साइन चेंज है, तो इस इक्वेशन के मैक्सिमम 2 प्लस 1 3 सॉल्यूशन होंगे। नंबर ऑफ साइन चेंज 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। क्लियर, आ गई बात समझ में। बस भाई इस टॉपिक पे एक लास्ट रिजल्ट है, और फिर इसके ऊपर दो क्वेश्चन है, और बस आज की क्लास खत्म हो जाएगी इसी के साथ। ठीक है, बस 5 मिनट का और काम बचा है, ध्यान से देखते रहना बस। इफ एफ सच दैट आर टू आर, कोई फंक्शन है रियल से रियल पे, इज n टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन, और कितनी टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है ये, n टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सच दैट f की पावर nx, f की पावर नहीं है, f का nth टाइम डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि मेरा फंक्शन n टाइम डिफरेंशिएबल है तो इसका nth डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग टू r। कुछ भी x पुट करो फॉर ऑल x बिलोंग टू r, ये f का nth डेरिवेटिव एट x ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग टू r। अगर ऐसा है देन fx इज इक्वल टू 0 हैज एट मोस्ट n सॉल्यूशन। अगर मेरा फंक्शन n टाइम्स डिफरेंशिएबल है और उसका nth डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब जो फंक्शन fx है ना, fx इज इक्वल टू 0 है, उसके ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट सॉल्यूशन पॉसिबल है, एट मोस्ट n सॉल्यूशंस। क्लियर। अच्छा अब आ जाओ सिमिलरली, इसी को अब आगे एक इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। इफ f सच दैट r टू r इज n टाइम्स डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन n टाइम्स डिफरेंशिएबल है, सच दैट फंक्शन का nth डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग टू r, देन fx बराबर में k, यहाँ क्या दिया होता है, fx बराबर में 0 है एट मोस्ट n सॉल्यूशन। और अगर इस 0 की जगह कोई और कांस्टेंट भी दे देना तो भी उसके n ही सॉल्यूशन होंगे। अगर f का n टाइम डिफरेंशिएबल है और nth डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग टू r, तो अगर fx बराबर में 0 दे दे, fx बराबर 1 2 3 कुछ भी दे दे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी n ही सॉल्यूशन होंगे एट मोस्ट n सॉल्यूशंस। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करवाया हुआ है। f सच दैट r टू r इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, मतलब फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है और इसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग टू r। तो बताना है विच इज ट्रू, और मैंने क्या बताया है अभी अभी, एट मोस्ट n सॉल्यूशन होंगे, एट मोस्ट n सॉल्यूशन। अगर फंक्शन 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल है और उसका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो फॉर ऑल x बिलोंग टू r देन fx इज इक्वल टू k हैज एट मोस्ट 2 सॉल्यूशन, ज्यादा से ज्यादा 2 सॉल्यूशन होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब देखो सेम इसी रिजल्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, f सच दैट r टू r इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग टू r। तो बताना देन विच इज ट्रू, fx इज इक्वल टू 0 है, कैन हैव 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, तो कैन हैव बोल रहा है, कैन हैव, तो बिल्कुल कैन हैव में तो 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन हो सकते हैं क्योंकि डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो कैन हैव एट मोस्ट 2 सॉल्यूशंस, तो 2 सॉल्यूशन fx इज इक्वल टू 0 कैन हैव 1 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, बिल्कुल हो सकता है ये भी कैन हैव। fx इज इक्वल टू 0 कैन हैव नो डिस्टिंक्ट, बिल्कुल नो भी हो सकता है, बट मोर देन 2 नहीं हो सकते। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, डी कट हो जाएगा। आगे देखो, f सच दैट r टू r इज थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन
सच दैट f का 3 टाइम्स डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ fx बराबर में 0 कैन हैव। तो कैन हैव की बात चल रही है भाई, fx बराबर में 0 दे दे, fx बराबर में 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 1000 दे दे, करोड़ दे दे, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अभी हमने नोट में किया था ये बात। fx बराबर में 0 कैन हैव 2 डिस्टिंक्ट, बिल्कुल 3 डिस्टिंक्ट बिल्कुल हो सकता है, कैन हैव। fx इज इक्वल टू 0 कैन हैव 1 डिस्टिंक्ट, क्योंकि एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन हो सकते हैं। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, उससे कम 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है ना, क्योंकि एट मोस्ट है। fx बराबर में 0 कैन हैव 1 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, बिल्कुल हो सकता है ये भी। fx इज इक्वल टू 0 कैन हैव नो डिस्टिंक्ट, बिल्कुल। fx इज इक्वल टू 0 कैन हैव ग्रेटर देन 3 डिस्टिंक्ट, ये नहीं हो सकता भाई, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे नोट पे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल आराम से। जिसने भी ये रिजल्ट पढ़ रखे होंगे वो कर लेगा, नहीं पढ़ रखे होंगे उससे नहीं होंगे। इसके बाद देखो भाई, बड़े ध्यान से समझ लेना, रिलेटिव एक्सट्रीमा वही सारी चीज है जो पेपर 1 में मैंने कैलकुलस में करवाई थी, यूनिट 1 में। क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, लोकल मिनिमा मैक्सिमा, ये दोबारा नहीं करवाऊंगा मैं, इनकी डेफिनेशन वहां पर कर चुके हैं। हाँ बस नाम आपको दे दिए हैं, तो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना, तो इस रिलेटिव एक्सट्रीमा को हम फिर फिनिश कर देंगे। और जैसे ही हमारा ये रिलेटिव एक्सट्रीमा खत्म होगा, उसके बाद है इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम, इसी को ही फॉर्मेट थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर है हमारी डार्बोक्स थ्योरम और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, और इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर है रोल्स थ्योरम, और रोल्स थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे जमकर हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से आपको इसको समझाएंगे। और फिर है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लास्ट, और फिर खत्म हो जाएगा ये। ठीक, तो ये 2 क्लास का, आई थिंक 2 क्लास तो कम से कम लगेंगी ही, हो सकता है 3 भी लग जाए, नहीं 2 तो कम से कम लगेंगी ही लगेंगी। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तो इतना काम आप करके आइए अच्छे से। और जो आपको होमवर्क दिया है कैलकुलस वाले पार्ट की, जो पेपर है कैलकुलस पेपर 1, इसकी जो ये यूनिट 1 जो करवाई थी, इसको अच्छे से करके आ जाना, नेक्स्ट क्लास फिर आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसने भी भाई कमेंट ना किया हो वो कमेंट जरूर करे, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी किया करो, आप भूल जाते हो। और जिसने भी हमारा पेड बैच ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हैं, अभी भी आपके पास चांस है, आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, अच्छे से करवाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अक्टूबर नवंबर तक आपका सिलेबस फिनिश करवा दिया जाएगा। क्लियर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर भी मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।